हेलो बच्चों, मैं अनमोल फिर आज आप लोगों के साथ हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पहले चैप्टर की थी उसकी थर्ड वीडियो को। और इस वीडियो में आप सीखोगे कि चार्जेस कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कैसे किया जाता है। अब आप जरा समझने की कोशिश करें कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अगर आपको हमारी पहली वीडियो याद हो तो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने उसमें क्या पढ़ा था? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस का सीन क्या था आप इसे जरा समझिए। अगर रिपेल करता है तो बेटा अगर आप जरा गौर से देखें तो रिपेल करने का सेंस होता है कि वो उसको पुश कर रहे हैं, चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुश, दे आर पुशिंग ईच अदर। और अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर पुलिंग ईच अदर, दैट मीन्स दे पुल और पुश ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को पुल या पुश कर रहे हैं तो 9th क्लास की आपने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी बेटा। उस डेफिनेशन में आपने क्या सीखा? उस डेफिनेशन में आपने बेटा सीखा कि एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। दैट मीन्स हम जो जिसको अभी तक अट्रैक्शन और रिपल्सन बोल रहे थे, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्चुअली में क्या था? फोर्स था। इतनी बात आपके समझ में आई? दैट मीन्स चार्जेस अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर। चार्जेस एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। बट बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स तो लगाते हैं, ये तो हमने सीख लिया, ठीक है, वो तो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्स लगाना, और फोर्स वो लगाएंगे। बट बेटा मेन चीज ये होती है कि फोर्स लगाएंगे कितना, हाउ मच फोर्स विल अ चार्ज अप्लाई ऑन अनदर चार्ज। मीन्स मैटर ये करता है कि कितने अमाउंट में फोर्स लगने वाला है। दैट मीन्स देयर शुड बी अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई? दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स से, कितने न्यूटन्स के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कितने न्यूटन्स के फोर्सेस से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स है तो ऑल इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट। अगर फोर्स लग रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट का फोर्स लग रहा है। सिर्फ ये कहने मात्र से काम नहीं चल जाता कि फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं इस मेजरमेंट के लिए। मैं आपको बताऊं हमारे फिजिक्स में एक तरीका होता है इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। ठीक है, उसी तरीके से रीजनिंग लगती है। क्या लगती है बेटा? रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करने के बाद आउटकम्स को ऑब्जर्व करते हो। आउटकम्स को ऑब्जर्व करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और कंक्लूजन को हम लॉस बना देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेटा आपने सीखा कि जब दो मासेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक है, बात वही है कि बेटा फोर्स लग रहा था, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, और अट्रैक्शन मींस पुलिंग, दैट मींस देयर विल बी अ फोर्स। तो फोर्स की मेजरमेंट न्यूटन ने की और उस लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो भी ऐसे ही मेजर हुआ था। कैसे? कि बेटा दो फोर्सेस लग रहे थे, मतलब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, मेजर करना है, एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन, देन लॉ। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात? बट सेम केस किस में हुआ? इस चार्ज के केस में हुआ कि दो चार्जेस एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं कंफर्म नहीं है, मेजर करना पड़ेगा। उसको मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, नाम आप सब जानते हो, कूलाम। ठीक है, कूलाम। कूलाम ने आके इसको मेजर किया। उनको मेजर करना ज्यादा टफ नहीं पड़ा, रीजन क्योंकि ये रीजनिंग पहले ही 1687 में न्यूटन ने अप्लाई कर रखी थी। अच्छा, न्यूटन ने कैसे? तो न्यूटन ने पहले लॉ दिया 1687 में अपनी प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की बुक में। तो उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था मैथमेटिकल रीजनिंग से, और वो रीजनिंग बहुत काम में आने वाली थी। और फिर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नेचर दो चीजों से बना हुआ है, मैटर और एनर्जी। और मैटर की दो प्रॉपर्टी, मास और चार्ज। तो मास भी मैटर की प्रॉपर्टी, चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी। तो मास और चार्ज बिहेवियर कैसे दिखाने वाले हैं? सेम। समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने बोला यहां पर मैटर, और मैटर की कितनी प्रॉपर्टी बताई थी? दो, एक मास और एक चार्ज। अब मास जो बिहेवियर शो करेगा, चार्ज भी तो वही बिहेवियर शो करेगा। ये किसने सोचा? कूलम ने। रीजन ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक किसकी हैं? दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक इसकी मैटर की है, तो एक जैसे बिहेव करेंगे। तो आप जरा दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इधर लेके चलता हूं आपका ग्रेविटेशन लॉ। कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है, तो दोनों को आप साथ लेके चलिए। ग्रेविटेशन उधर लेके चलते हैं कूलम्स कैलकुलेशन। ठीक, तो ग्रेविटेशन में क्या हुआ? उसने बोला दो मासेस हैं
और दोनों मासेस एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर विल बी ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर आइए, इधर क्या हुआ, दो चार्जेस हैं, वो भी पॉइंट चार्जेस, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज M1, दिस इज M2। अब जरा मेरी बात समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज। जब चार्ज की रेडियस, चार्ज्ड बॉडी, चार्ज की तो खैर रेडियस होगी नहीं क्योंकि आपको पता है चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज जिस बॉडी पे, जिस पार्टिकल पे, उसकी जो रेडियस हो वो म्यूचुअल डिस्टेंस, दैट मींस दो चार्जेस की बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो। दैट मींस ये एक चार्ज है, इसकी ये डायमीटर हो गया, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये। अब इस इतनी बड़ी डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका ये डायमीटर कैसा है, नेग्लेजिबल। तो इस केस में हम इस चार्ज को या इस पार्टिकल को क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज। अच्छा, इस पॉइंट चार्ज को लेने का कॉन्सेप्ट क्या रहा, ये आपको धीरे धीरे अभी जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो दो पॉइंट चार्ज, इसलिए ये दो मासेस हैं। अब इनमें क्या है, वहां पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट बेटा इनमें अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द चार्ज देयर शुड बी अ रिपल्सन और देयर शुड बी अ अट्रैक्शन। ये दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है, आपको मालूम है ये बात। फिर इसके बाद न्यूटन ने क्या किया, दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2, दैट मींस द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब जरा समझिए हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट मींस द रीजन बिहाइंड द फोर्स इज मास। मास रीजन था तो मास इसकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, दैट मींस व्हाट इज द रीजन, दैट विल बी द प्रोपोर्शन। क्लियर। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप, मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां पर क्या रीजन रहा है, तो आपको दिख रहा है रीजन इज चार्ज Q1 and Q2, that means charge is the reason, so the force will be directly proportional to the Q1 into Q2. Similarly, reason, actually the force is directly proportional to the product of the cause of force। ठीक है, यहां पर उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंटली देखा F is inversely proportional to the square of distance between the masses। यहां पर भी सेम एक्सपेरिमेंटली दिखा F is inversely proportional to the square of distance between them। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये जो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। क्या बोलते हैं बेटा, बेटा ये दोनों में सिमिलरिटी है कि न्यूटन्स लॉ भी स्क्वायर रूल को फॉलो करता है और कूलॉम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसमें आइए, इसमें हमने क्या किया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, कंबाइन किया था, यहां भी कंबाइन कर सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। क्लियर बेटा, अब आगे आइए, हमने इसमें क्या किया था, प्रोपोर्शन साइन हटाए थे, कांस्टेंट लाए थे G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहां पर भी एक कांस्टेंट लाएंगे, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है, यहां पर कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के बारे में आप जानते हो, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है बेटा, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट बोले तो एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। चेंज ना होने का मतलब, चेंज ना होने का मतलब बेटा बिल्कुल सीधा सा कि आप कहीं भी जाइए इस कांस्टेंट की वैल्यू बदलने वाली नहीं। अच्छा, इस कांस्टेंट के बारे में जान लीजिए आप, कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स। तो कांस्टेंट भी क्या है बेटा, फोर्स, एक स्पेसिफिक फोर्स। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, यहां से जी की अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो FR स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 आएगा, और वो कंडीशन क्या है, M1 M2 should be 1 kg and R should be 1 meter, that means G is equal F। किस कंडीशन में, जब 1 kg की बॉडी और 1 kg की बॉडी हो और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर, तो जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल जी। यही तो बात हुई, तो कैपिटल जी क्या हो गया, फोर्स। अब ये जो फोर्स है, मान लिया अभी ये एयर में रखे हुए हैं दोनों के दोनों 1 kg के मासेस 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो जब ये एयर में रखे हैं तो फोर्स निकल के आया 6.67 10 to the power minus 11। ये तो सीखा था आप लोगों ने 11th क्लास में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को उठा, इन दोनों मासेस को उठाया और 1 kg और 1 kg उठा के दोनों को रख दिया 1 मीटर डिस्टेंस, कहां रख दिया, वाटर में। अगेन G इज इक्वल F रहेगा। अब अगर इनके बीच का फोर्स बदला, मीडियम बदल दिया हमने, वाटर में रख दिया, अब अगर इनके बीच का फोर्स बदला तो फोर्स बदलने से G भी बदल जाएगा।
ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे ही जी बदलेगा दैट मींस कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि मीडियम बदलने पे बदल गया। लेकिन हमने जब यहाँ चेक किया तो 1 kg के मासेस के बीच में जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा तो फोर्स फिर से कितना आया, 6.67 10⁻11 न्यूटन। और हमने ये पूरे यूनिवर्स में चेक किया तो इस फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई। दैट मींस जी की वैल्यू भी क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। दैट मींस हम कह सकते हैं कि जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सेम प्रोसेस अपनाते हैं हम किसके साथ, इसके साथ। हम यहां से अगर के निकालेंगे तो के आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ऑब्वियस सी बात है, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आपकी आ गई। अब जरा समझिए, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, अगर मैं यहां से R को 1 मीटर करूं और Q1 इक्वल Q2 को 1 कूलाम कर दूं तो K इज इक्वल आ जाएगा F। दैट मींस दिस कांस्टेंट K इज आल्सो द फोर्स। इस कांस्टेंट K भी क्या है, फोर्स है। इतनी बात आपके समझ में आई। K फोर्स है तो हम इसको मेजर करते हैं। ठीक बेटा, हमने क्या किया, 1 कूलाम और डिस्टेंस कितनी कर दी, 1 मीटर। इनके बीच में फोर्स मेजर किया और फोर्स मेजर करने पे हमें मिला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। कितना मिला बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। कहां मिला, ये मिला हमें एयर में। एयर, और आप इसे वैक्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, एयर या वैक्यूम आप मान सकते हो जहां पर कोई पार्टिकल्स हो या ना के बराबर हो। ठीक, ना के बराबर या हो ही ना। तो ये एयर के लिए कितना आया, इतना। हमने सोचा कि मास जैसी प्रॉपर्टी चार्ज, और मास में अगर ऐसा है कि कांस्टेंट आता है, उसके आप एयर में रखा तो इतना आया, और वाटर में रखा तो भी इतना ही आया, तो एयर में रखा तो इतना आया। तो हमने सोचा कि वाटर में रखेंगे तो भी ये कांस्टेंट बदलेगा नहीं। दैट मींस इसका जो फोर्स होगा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। हमने क्या किया, इसको उठाया, उठा के हमने 1 कूलाम 1 मीटर उठा के कहा रख दिया बेटा, वाटर में। आप बेटा जरा समझना मेरी बात, हमने इसको उठा के रख दिया वाटर में, और जैसे ही इसको हमने वाटर में रखा बेटा, जैसे ही वाटर में रखा और वाटर में रखते ही इसका जो फोर्स था वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 80 हो गया। ये प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया किससे, इससे। क्या कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मीडियम कोई भी हो वो अपने फोर्स की वैल्यू को चेंज नहीं करता अगर पैरामीटर्स कैसे हो, सेम, मासेस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तो। लेकिन यहाँ क्या सीन है, अगर चार्जेस सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस सेम है, पैरामीटर सेम है, और आपने अगर मीडियम चेंज कर दिया तो फोर्स की अमाउंट बदल जाएगी। इतनी बात समझ में आई। फिलहाल हमने देखा कि एयर में कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, और बाकी वाटर में आए तो कम हो गया। हमने और मीडियम्स चेक किए, जब बाकी मीडियम्स में गए तो हमें पता चला कि ये फोर्स उससे कम ही होता जाता है। दैट मींस एयर और वैक्यूम में सबसे ज्यादा लगता है, एयर और वैक्यूम में ये फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन किसी और मीडियम में जाओगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ये फोर्स। इतनी बात बेटा आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या सीखा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच का वैक्यूम में सबसे ज्यादा लगता है, और अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो मीडियम चेंज करने से फोर्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मेरी एक बात समझिए, तो हमारा लॉ क्या बना, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल के Q1 Q2 upon R square, where K is equal 9 into 10 to the power 9। बेटा ये किस यूनिट में, ऐसा यूनिट। रीजन, क्योंकि हमने चार्ज को 1 कूलम लिया, डिस्टेंस को 1 मीटर लिया, तो K की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन। R इधर जाएगा, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बन गई इसकी यूनिट। बट इट इज फॉर एयर और वैक्यूम। इतनी बात बेटा आपके समझ में आई, आनी चाहिए। ये किसके लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए, के की वैल्यू। अब आपको एक, देखिए बेटा, मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करूंगा लास्ट में आपको कुछ ऐसा दूं जो आपको ये लगे कि हाँ हमने कुछ नया सीखा। मैं कोशिश करता रहूंगा, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, ये जो के था ये बदल रहा था मीडियम के साथ, जी नहीं बदल रहा था। कि मीडियम के साथ बदल रहा था, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मीडियम ऐसा क्या करता है कि फोर्स चेंज हो जाता है। या मैं पूछूं तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फोर्स चेंज कैसे हो जाता है मीडियम के चेंज होने से, ऐसा क्या है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बेटा आप जरा इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि
जब दो चार्जेस जिस मीडियम में है उस मीडियम से उठाकर किसी और मीडियम में ले जाए जाते हैं तो उनके लिए इन्वायरमेंट चेंज होता है। और जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उस इन्वायरमेंट में ही कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता क्या, अभी अभी मुझे नहीं पता ना आपको पता है, ठीक है। उस मैं सिर्फ सोच सकता हूं कि उस इन्वायरमेंट में ही ऐसा कुछ होगा जिसने फोर्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। दैट मीन्स उस मीडियम में ऐसा कुछ होगा जिसने फोर्स को क्या किया, कम किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं और आपको इतना ही बता सकता हूं कि वो मीडियम ही है, उसके पास कुछ ऐसा है जो फोर्स को क्या कर देता है, कम। अच्छा, मीडियम के पास जो है उसको हम कहते क्या है, तो ऑब्वियस सी बात, नाम देना हमारा काम, ठीक है। तो नाम कैसे दिया आप ये समझिए, वो जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो परमिट करती है फोर्स को लगने के लिए। दैट मीन्स वो ये बताती है कि बेटा फोर्स इतना ही लगो, बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस। किसी और मीडियम में गया, उसने कहा ना इतना ही काफी है, इससे ज्यादा ना लगे तो बढ़िया। आप हमारी बात समझना, दैट मीन्स वो मीडियम में जो कुछ भी है वो परमिट करता है फोर्स की अमाउंट को, वो डिसाइड करता है फोर्स की अमाउंट को। इसलिए उस मीडियम के उस कैरेक्टर को जो फोर्स की अमाउंट को परमिट करता है, हमने कहा परमिटिविटी। क्या बोला, परमिटिविटी। बेटा ये वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आप जरूर समझें इसको। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी बेटा क्या होता है, परमिटिविटी बेटा होता है मीडियम का कैरेक्टर। आप समझिए, मीडियम का क्या कैरेक्टर या प्रॉपर्टी जो क्या करती है, डिसाइड्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। डेफिनेशन बनाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्या होती है, ये डिसाइड करती है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बहुत इजी है बेटा, है ना, इतनी बात आपके समझ में आ गई। दैट मींस ये के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस पर क्या कर रहा है, डिपेंड। के बदल जाता है, के बदल जाता है, क्या बदलने पर बेटा, मीडियम के बदलने पर। क्या बदलने पर बेटा, मीडियम बदलने पर क्या बदलता है, परमिटिविटी। दैट मींस के बदल जाता है परमिटिविटी के बदलने से। दैट मींस देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑफ के विद परमिटिविटी। तो आप जरा समझिए ये डिपेंडेंसी है कैसी। अगर मैं आपसे कहूं इस के की डिपेंडेंसी परमिटिविटी है, परमिटिविटी को बेटा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। ये सी बनाते हैं ऐसे और बीच में ऐसे डंडा कर देते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन। तो अभी मैंने आपको बताया कि मीडियम बदलता है, तो मीडियम के बदलने से के यानी फोर्स क्या हो जाता है, कम। दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। दैट मींस के शुड बी 1/एप्सिलॉन। ये रीजन रहना चाहिए, ठीक है। अब प्रोपोर्शन का साइन आएगा तो प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये 4 पाई कैसे आया मैं वीडियो के एंड में आपको बता के जाऊंगा, ठीक है बेटा, ये 4 पाई कैसे आया। तो फिलहाल ये एप्सिलॉन किस मीडियम के लिए, भाई जिस मीडियम में रखा उस मीडियम के लिए। मान लिया वैक्यूम में रखा हुआ है तो आपको पता है वैक्यूम में के सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बाकियों में तो कम हो जाता है, तो ये सबसे कम होगा। एप्सिलॉन इज लीस्ट फॉर, एप्सिलॉन इज लीस्ट फॉर एयर और वैक्यूम। और इस लीस्ट वाले एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है बेटा। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए कि एप्सिलॉन इज द, एप्सिलॉन नॉट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, दैट मींस परमिटिविटी। सो इसकी वैल्यू है कितनी, अभी निकाल देते हैं, थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करेंगे उसको, ठीक। तो फिलहाल एयर और वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए बेटा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एफ इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर एयर और वैक्यूम के लिए रखें तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है। उम्मीद है आपके बेटा इतना समझ में आया होगा। ये जो है ये क्या है,
कूलम्ब्स लॉ है किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। लेकिन एक चीज समझिए, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। रीजन एफ इज इक्वल, एक्चुअल मैग्नीट्यूड ही मान लीजिए इसको, एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा Q1 Q2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो देखो हमें बेटा यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, Q1 इंटू Q2। दैट मीन एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, फिर भी इनको क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस गिवन बाय मिस्टर कूलम्ब। ओके, उम्मीद है आपके परमिटिविटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरी जरा बात समझिए, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। K इज इक्वल क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K कितना था वैक्यूम के लिए, 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट है ना, तो वैक्यूम ही होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ ये सब ऊपर ऊपर जाएगा और सॉल्व होके आएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 8.85 × 10⁻12। ये जल्दी हो गया नहीं, ठीक है, क्या बोला मैंने आपसे, फिर से देख लीजिए। K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 9 × 10⁻12 वैक्यूम के लिए है, और एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8.85 × 10⁻12 आएगा बेटा। क्लियर है इतना, 8.85 × 10⁻12। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन फॉर वैक्यूम और एयर। ठीक है बेटा, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यही बता देता हूं आपको, फिर मैं भी भूल जाऊंगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं कि ये 1/4 पाई आया कैसे। ये आज की टॉपिक का, आज की वीडियो का की पॉइंट होगा। ठीक है, जो हर वीडियो में एक ना एक जरूर रखता हूं। तो 1/4 पाई कैसे है, आप जरा समझिए, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए, एक पॉइंट चार्ज फोर्स किधर लगा सकता है। मैं जैसे पॉइंट चार्ज हूं तो मैं फोर्स किधर लगाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर चार्ज रखा होगा तो इधर फोर्स जाएगा, इधर चार्ज रखा होगा तो इधर फोर्स जाएगा, ऊपर चार्ज रखा होगा तो उधर फोर्स जाएगा। मैं अपनी चारों तरफ से हर तरफ फोर्स लगा सकता हूं। ठीक है, अब मेरी जरा एक बात समझिए, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरी फोर्स की स्ट्रेंथ बटी हुई होगी हर डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, हर डायरेक्शन में मेरे फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, बटी हुई होगी। अच्छा कैसे बटी हुई होगी, मतलब जैसे मैंने लगाया 100 और मैं 100 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो हर डायरेक्शन में कितना कितना जाएगा, 1 1 एंड 1। इतनी बात आपके समझ में आई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मेरा फोर्स बटा कितनी डायरेक्शन में, एक पॉइंट चार्ज का फोर्स कितनी डायरेक्शन में बटा होता है। तो आप समझिए, आपने दो एंगल्स पढ़े होंगे, एक होता है आपका प्लेन एंगल जो पूरा घूम जाता है तो बनाता है 360 डिग्री, दैट मींस 2 पाई, और एक होता है आपका क्यूब एंगल, जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जो कोन में बनता है, किसमें बनता है बेटा, कोन में, और एक स्फीयर के सेंटर पे बनता है। स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बनता है बेटा 4 पाई। कितना बनता है, 4 पाई। वो कैसे बनता है आप ये समझिए, जैसे मैंने बोला आपको एक स्फीयर को क्या करना है, एक स्फीयर को कवर करना है, तो हमने कहा ये स्फीयर है। ठीक है, अब आप पहले क्या करिए, इसको सर्कल में कन्वर्ट करिए। जब आप इसको सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो सर्कल में कन्वर्ट करते ही 180 डिग्री ये ले गया, 2 पाई हो गया, और फिर इस सर्कल को आप ऐसा घुमा दीजिए, हो गया कवर पूरा। तो 2 पाई ये, और जब एक सर्कल ऐसा होगा तो 2 पाई ये, तो कितना हो गया, 4 पाई। दैट मींस एक स्फीयर को कवर करने के लिए 4 पाई एंगल लगता है। कितना लगता है, 4 पाई। तो ऐसे समझिए आप कि एक चार्ज 4 पाई डायरेक्शन में अपना क्या लगा रहा है, फोर्स। एक चार्ज 4 पाई डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, अपना फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, कूलम्ब्स लॉ किस पे लगता है, कूलम्ब्स लॉ लगता है पॉइंट चार्ज पे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ अगर पॉइंट चार्ज पे लगता है बेटा, तो एक पॉइंट चार्ज ये, एक पॉइंट चार्ज ये, उसको फोर्स यहीं तो लगाना है। क्या उसका 100% इस पे लगेगा, नहीं लगेगा, उसका 100% लगेगा पूरे 4 पाई पर, लेकिन चाहिए कितने पर, एक डायरेक्शन में। दैट मींस 4 पाई डायरेक्शन में लगेगा कितना, 1। 1 का मतलब आप जानते होंगे 100% होता है। 4 पाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 1, तो एक डायरेक्शन में कितना लगेगा, 1/4 पाई। फिर समझिए 4 पाई डायरेक्शन में 1, दैट मींस 100% फोर्स लगा रहा है चार्ज। तो एक डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा पॉइंट चार्ज के सामने तो एक ही पॉइंट चार्ज होगा ना, तो एक पॉइंट चार्ज पे तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो एक पॉइंट चार्ज पे कितना लगेगा, 1/4 पाई। समझ रहे हो आप मेरी बात, हर एक डायरेक्शन में बटा हुआ है, तो एक डायरेक्शन के लिए 1/4 पाई। तो हम इसी को तो कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि द कूलम्ब्स लॉ इज फॉर 2 पॉइंट चार्जेस।
द कूलम्ब्स लॉ इज फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए दूसरा पॉइंट चार्ज सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन होगा, तो वो सिंगल डायरेक्शन कौन है, 1/4 पाई। इसीलिए k इज इक्वल हो जाएगा 1/एप्सिलॉन तो था ही, एप्सिलॉन था ही, यहाँ साथ साथ क्या आ जाएगा 1/4 पाई भी आएगा। 4 पाई क्यों आया आप समझ गए, क्योंकि जो फोर्स है वो सिंगल डायरेक्शन का है 1/4 पाई। उम्मीद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। खैर स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ का आप लोग लिख लोगे, बहुत इजी है। क्या, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज द फोर्स, आप कह सकते हो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगा सकते हो, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द charge product of the charge and inversely proportional to the square of distance between them, and the direction of force is along the joining line of the two charges। आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर होती है, और वेक्टर होती है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो कूलम्ब ने ये बताया कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, जैसे ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, तो ये इस पे क्या लगा रहा है, ये Q1 है प्लस का, ये Q1 ये Q2 है प्लस का, ठीक है। ये Q2 किसका है, प्लस का है बेटा, ठीक। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, Q1 प्लस का और ये Q2 प्लस का, ठीक है। ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है। हमने कहा इस Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, तो आप कहोगे किधर जाएगा चार्ज, तो आप कहोगे इधर या इधर। बेटा पॉइंट चार्ज है तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसके लिए आप समझिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ज्वाइन करेंगे एक लाइन से। अब ये दोनों गलत हो गए क्योंकि लाइन के अलोंग जाएगा, ये इससे बिल्कुल भी मुड़ नहीं सकता। तो ये कूलम्ब ने बताया कि फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द जॉइनिंग लाइन होगी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग द जॉइनिंग लाइन। तो आपकी ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपने कूलम्ब्स लॉ सीखा। कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस सीखा, ठीक है। कांस्टेंट के सिग्निफिकेंस के साथ आपने ये भी सीखा कि मीडियम में कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको आप क्या कहते हो, परमिटिविटी। इस परमिटिविटी के साथ फिर से मिलेंगे हम एक बार और, ठीक। अभी इसी वीडियो में टाइम मिला ऐसे ही मिलेंगे। तो लेकिन हमारी ये समझ में आ गया कि कूलम्ब ने अभी तक जो फोर्स को लिखा वो लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, वैक्यूम के लिख सकते हैं नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा ये क्या था, ये था मैग्नीट्यूड। और मैं अगर आपको बताऊं, बेटा, तो मैग्नीट्यूड नहीं लिखना चाहिए इसको, रीजन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, एक वेक्टर लगा होना चाहिए, और वेक्टर डायरेक्ट ही नहीं लगता। अब वेक्टर के लिए मैं आपको बताऊं, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है वेक्टर को, क्या पढ़ा था आपने, अ वेक्टर क्वांटिटी इज बिकम वेक्टर व्हेन यू गेट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। ये मैं आपको 11th की वीडियो में एक बार बता दूंगा अच्छे से। बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से मिलकर बनता है क्या, वेक्टर। इतनी बात आपके समझ आई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से मिलकर क्या बना, वेक्टर बना। तो वेक्टर तब लगता है जब उसके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है बेटा। तो आप जरा देखिए हम इसको वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें फोर्स के ऊपर क्या लगाना है, वेक्टर लगाना है, तो हमें लिखना पड़ेगा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए बेटा इजी है, बहुत टफ भी हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा, दोनों तरीके से बता दूंगा। इजीली मैं पहले आपको बता दूं, आप क्या ले लीजिए, एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए और दूसरा पॉइंट चार्ज ले लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस रखिए r, ठीक है बेटा। दोनों पॉइंट चार्ज लिए, एक पॉइंट चार्ज को हम बोल रहे हैं Q1 प्लस का और दूसरे पॉइंट चार्ज को हम बोल रहे हैं Q2 प्लस का, सिंपल, ठीक है। दोनों की लाइन ज्वाइन कर दीजिए, रीजन आपको पता होना चाहिए फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन लगेगा, तो ज्वाइनिंग लाइन। आप याद रखिए कि जब भी आपको कूलम्ब्स लॉ का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व करने पे आता है, तो आप पहले उनके चार्जेस को ज्वाइन जरूर करेंगे, क्योंकि बिना ज्वाइन किए आपको उनकी डायरेक्शन मिलने से नहीं, ठीक है। अब आपको पता है ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग, क्योंकि पॉजिटिव है तो दूर जाएगा, दिस विल बी द फोर्स एंड दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज। ये दोनों चार्जेस पे क्या लग गए, फोर्स लग गई। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब आप जरा देखिए, ये फोर्स लग रहा है किस पर, Q1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2। तो इस फोर्स को हम, इस वेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं, लग रहा है 1/1/2 वेक्टर, F1 2 वेक्टर। सिमिलरली उसको हम लिख सकते हैं ऑन 2/1 वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
चलिए ये डिस्टेंस आपकी क्या है r, ये डिस्टेंस आपकी क्या है r, लेकिन ये डिस्टेंस भी बदल जाएगी, क्यों आपको पता है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दैट मीन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. इफ it will be in this direction, it is a different quantity. If it will be in this direction, then it will be a different quantity. That means अगर ये इस डायरेक्शन का हुआ तो अलग डिस्प्लेसमेंट, और इस डायरेक्शन का हुआ तो अलग डिस्प्लेसमेंट. समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर मैं इधर डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये हो जाएगा r. r किधर जा रहे हैं? 2 की तरफ. 2 1 टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 वेक्टर. और अगर मैं इधर की बात करता हूं, इधर की, तो ये क्या हो जाएगा? r किधर किधर जा रहे? 1 की तरफ फ्रॉम 2 वेक्टर. अब समझ गए होगे, इधर के लिए r21 वेक्टर, इधर के लिए r12 वेक्टर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब हमें क्या लिखना है? फोर्स का फॉर्मूला. किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में. तो क्या करेंगे? उठाएंगे, लिखेंगे f, समझिएगा इधर, f12 वेक्टर इक्वल, क्लियर, f12 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? f12 का मैग्नीट्यूड और f12 की डायरेक्शन. कैप, कैप डायरेक्शन के लिए तो लगता है, ठीक है इतनी बात. तो f12 वेक्टर इक्वल हो जाएगा f12 का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, कूलम्ब्स लॉ से हमने सीखा है. इसको उठाएंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 हम इसको k लिख सकते हैं. k q1 q2 दोनों चार्ज हैं, अपॉन डिस्टेंस किधर से किधर जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ही तो, नीचे तो मैग्नीट्यूड आएगा, और मैग्नीट्यूड कितना है? r, तो r लिख दो, r स्क्वायर, क्लियर. और यहाँ f12 कैप इतना हुआ. अब इस इतने के साथ हमने कहा f12 कैप जैसे ही लग गया, ये आपका बन गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्लियर. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका बना. तो अब इसके बाद देखते हैं हम इस मैग्नीट्यूड के साथ हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. रीजन, अगर मैं इसको देखो तो f12 कैप किस डायरेक्शन का है? f12 कैप इस डायरेक्शन का है, ठीक है बेटा. f12 कैप इस डायरेक्शन का फोर्स. अब f12 कैप जब इस डायरेक्शन का फोर्स है तो r को अगर आप देखें तो r12 किस डायरेक्शन का है? इस डायरेक्शन का. तो अगर मैं लिखूं f12 कैप इज इक्वल r12 कैप, तो कुछ गलत नहीं होगा. रीजन, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी 1. दैट मींस बोथ आर यूनिट वेक्टर, हैज सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, और सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दैट मींस बोथ आर इक्वल वेक्टर. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं f12 वेक्टर इज इक्वल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां हम लिख सकते हैं r12 कैप. ये हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. याद रखना, बिना यूनिट वेक्टर की कोई किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता और नहीं लिखा जा सकता. आप अगर एक वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसके सामने अगर एक यूनिट वेक्टर है तो आप उस पर वेक्टर लगाने के हकदार हैं, अदरवाइज आप उस पर वेक्टर नहीं लगा सकते. इतनी चीज समझ में आ गई होगी. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. रीजन, इसके पास एक यूनिट वेक्टर है, इसके पास एक वेक्टर है, ठीक है. अब समझिए, इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? f21 वेक्टर भी. f21 वेक्टर कितना मिलेगा हमें? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा f21 कैप, f21 कैप, और f21 कैप की डायरेक्शन में कौन है? r21, तो r21 कैप लिख सकते हैं इसको. रीजन, f21 कैप इज इक्वल r21 कैप, क्योंकि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है. तो ये आपका बना सेकेंड फोर्स विद फॉर्मूला. ठीक, इतनी बात समझ में आई. अब जरा ध्यान से देखें, r21 कैप किधर है? इस डायरेक्शन में. r12 कैप किधर है? इस डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड कैसा है? यूनिट. डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट. तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस साइन. दिख रहा है आपको? ये आपको समझ में आता है? आना चाहिए. देखिए, r21 किधर है? उधर है. r12 किधर है? इधर है. और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम. दैट मींस सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. तो अपोजिट वेक्टर्स हुए और यहाँ लग जाएगा माइनस. दैट मींस वी कैन पुट r21 वेक्टर माइनस ऑन द प्लेस ऑफ r12 कैप. तो हम r21 कैप की जगह पर क्या लिख देंगे? माइनस r12 कैप. तो ये क्या हो जाएगा? f21 वेक्टर इज इक्वल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और r21 की कैप की जगह माइनस, तो माइनस आगे लगाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे?
R12 कैप। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही इसको ये रखे, आप जरा देखना ये क्या बन गया, ये आपका बना F12 कैप। तो हम यहाँ लिख देंगे F21 वेक्टर इज इक्वल माइनस F12 वेक्टर। दिख रहा है आपको, ये दिखना चाहिए। F21 वेक्टर इक्वल F12। अब दोनों को जरा देखिए, F21 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकंड एंड F21 इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय 1। दैट मींस यहाँ क्या दिख रहा है, a body is applying some force on the other body and the other body also apply the same amount of force on first body but in opposite direction। आपने पढ़ा है कहीं? जी हाँ, आपने ये पढ़ा है। ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में या 9th क्लास में, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको कहते हो एक्शन रिएक्शन। दैट मींस कूलम्ब्स लॉ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तरीका है बेटा बहुत इजी और गलत नहीं है, बहुत सही है। आप इसको, कुछ लोग कहते हो कि ये भी प्रॉब्लम है कि एक तरीका और होता है वो पोजीशन वेक्टर बना के, मैं आपको वो भी बता देता हूं। वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा बट उनमें कुछ अंतर नहीं है, फिर भी आप देख लो एक बार हम उनमें करते क्या है। फिर इस सेशन का क्या करते हैं, एंड करते हैं। हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया बेटा Q1, ठीक है, एक चार्ज लिया Q2। बेटा चार्जेस को पोजिशन करने के लिए मैं यहां से हटाता हूं, थोड़ा सा इधर रखता हूं, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, ये दो चार्जेस हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। इनको पोजीशन करने के लिए हमें एक ओरिजिन लेना पड़ेगा और हम एक ओरिजिन लेते हैं, ठीक है, एक ओरिजिन लिया। ओरिजिन लेने के बाद हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं इनके। ये रहा Q1 का पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलेंगे R1 वेक्टर, ये रहा Q2 का पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलेंगे R2 वेक्टर। सिंपल। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये रही, लाइन तो ज्वाइन करनी पड़ेगी बेटा, ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखें, अगर आप वेक्टर इधर बनाते हो तो डायरेक्शन इधर होगी और अगर आप वेक्टर इधर बनाते हो तो डायरेक्शन उधर होगी। बहुत इजी चीज है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्सेस की डायरेक्शन बना लेते हैं। Q1 Q2 पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर। Q2 Q1 पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर। दिस इज F12 वेक्टर, दिस इज F21 वेक्टर, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब F21 वेक्टर अगर लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, F21 वेक्टर। अगर आप F21 वेक्टर बेटा लिखोगे तो F21 वेक्टर क्या बनेगा, F21 वेक्टर बनेगा 1/4 पाई, या K मान लो, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। तो वेक्टर ये रहा, इसी डायरेक्शन का वेक्टर, फोर्स इस तरफ है, तो ये फोर्स, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर, इसका क्या मैग्नीट्यूड, क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूड आएगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू कैप आएगा, क्या आएगा, कैप, तो R21 कैप। ये बात समझ में आई आपके, आनी चाहिए। देखिए हमने क्या किया, डिस्टेंस को R21 कैप लिख दिया और वेक्टर लिया था तो वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस R21 कैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ और दिखेगा। क्या दिखेगा, ये रहा इस वेक्टर का हेड और ये इसके हेड से इस वेक्टर की जुड़ी हुई है टेल, और यहां से लेके यहां तक खींच दिया एक और वेक्टर, तो इसके इस वेक्टर में ये वेक्टर ऐड हुआ तो ये वेक्टर इसका रिजल्टेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर, क्या लिख सकते हैं बेटा, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हम इनकी जगह लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर, यहाँ देखिए, F21 वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2, ठीक है बेटा, और नीचे आ जाएगा R21 की जगह क्या है, R2 माइनस R1, तो मैं मोड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसका स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, कैप में R21 कैप। इसको भी आप लिख सकते हो कैसे, R21 कैप ही रहने दो अभी आप इसको, ठीक। अब आपने पढ़ा है A कैप इक्वल होता है A वेक्टर अपॉन मॉड A, ये पढ़ा है। तो आप इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हो, और चेंज करके आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, F21 वेक्टर इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये वेक्टर कैप है ना, कैप को क्या लिख सकते हैं ऊपर वेक्टर अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, और ये स्क्वायर है मॉड का, और ये तो ये क्या बन जाएगी, पावर
3 और ये भी क्या बन गया, कूलाम्स लॉ। कैसा बना ये कूलाम्स लॉ आपका बना, कैसा, कूलाम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई है। वेक्टर फॉर्म है इसकी, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें क्या लग गया, वेक्टर सम प्रॉपर्टी, और हमने R2 को R21 को थोड़ा सा कन्वर्ट किया बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला समझिए, आप चाहें तो ये वाला समझिए, सिमिलरली दूसरी तरीके से लिख जाएगा, वहां R1 माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका था कूलाम्स लॉ। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आपको कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी भी बची है, वो मैं अभी आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, इस कूलाम्स लॉ में अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है, कुछ भी बनता है, तो आप हमसे जरूर पूछें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।